हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोग का क्लास 8 का चैप्टर 2 है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो डियर ये जो है ये इसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि डियर कुछ कुछ चैप्टर जो है ना बहुत ही लंबा हो जाता है, तो एक ही वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में हम लोग का कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डियर हम लोग आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि सूक्ष्म जीव को जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि 4 वर्गों में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। और विषाणु जो है ना डियर ये सबसे अलग होता है, क्योंकि ये जो रहता है ना परपोषी होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपका जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, या आपका खसरा, पोलियो, खसरा, ये जो होती है ना बीमारियाँ, ये आपका जो है विषाणु यानी वायरस के कारण होती है। और जैसे कि मलेरिया जो है ना डियर ये आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है। और टाइफाइड और क्षय रोग जो होता है ना ये आपका जीवाणु के कारण होता है। तो ये कुछ रोग है ना जिसको आपको याद करना होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये किसके कारण होता है। तो एनसीईआरटी में है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे। क्लियर है ना। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले थे ये कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। जैसे कि हम लोग देखिए ना डियर, ये जो सूक्ष्म जो है ना ये हम लोग के लिए जो है लाभदायक भी है और हम लोग के लिए हानिकारक भी है। अगर ये हम लोग के लिए लाभदायक है तो ये कैसे लाभदायक है, जैसे कि अगर हम लोग इससे पहले डिस्कस किए थे, अगर हम लोग रोटी बनाते हैं, ठीक है, चाहे जो ब्रेड बनता है, तो उसमें जो फ्लफीनेस आता है तो वो भी आपका इसी सूक्ष्म जीव के कारण आता है, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग दही की बात करें तो दही में डियर एक आता है लैक्टोबैसिली। इसमें क्या पाया जाता है, तो आपका दही में क्या पाया जाता है, तो दही में हम लोग देखे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसमें आता है आपका लैक्टोबैसिलियस। ठीक है, तो दही में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, तो देख लीजिए, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलियस पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे डियर कि जो अल्कोहल जो बनता है ना, ठीक है, जो अल्कोहल बनता है ये किस प्रोसेस से बनता है, तो ये आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, या हम लोग किण्वन कहते हैं। तो इसमें भी जो है सूक्ष्म जीव पाया जाता है। ठीक है, और सूक्ष्म जीव के कारण ही जो है ये आपका फर्मेंटेशन पॉसिबल होता है। क्लियर है ना। इसके अलावा डियर हम लोग बात करें तो ये जो है आपका मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाता है आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि ये कैसे लाता है, तो देखिए कुछ जीवाणु जो रहते हैं ना नीले हरे शैवाल जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का अस्थिकरण कर सकते हैं। तो एक प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है, इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिर कारक कहते हैं। अब इसको हम लोग सिंपल वर्ड में समझते हैं। देखिए जो आपका दलहनी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जैसे कि दलहनी हम लोग किसको कहते हैं, जैसे कि आपका दाल का हो गया, ठीक है, चना का हो गया, मटर का हो गया, इस तरह का जो पेड़ पौधा होता है ना, इसका रूट में, ठीक है ना, इसका जो जड़ होती है इसमें एक तरह का जीवाणु पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजोबियम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रिजोबियम रहता है ना ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, यानी ले लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं ना ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेता है। ठीक है, डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेता है, वो किस फॉर्म में लेता है, तो नाइट्राइट के फॉर्म में लेता है या नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। ठीक है, तो यही जो बैक्टीरिया है ना वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब ये क्या करता है, डायरेक्ट अब इसको ले सकता है पेड़ों पौधा। तो इस तरीके से ये मिट्टी की उर्वरता को ये जो सूक्ष्म जीव है ना ये बढ़ाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप देखते होंगे कि हम लोग के आसपास अगर मान लीजिए कोई गाय मर गया, कोई जानवर मर गया, तो वो क्या होता है, अगर उसको कोई फेंकने वाला नहीं है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, सड़ जाता है, गल जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है वो मिट्टी में ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का पर्यावरण का क्या किया, शुद्धिकरण किया। तो ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी आपका जो है आपका सूक्ष्म जीव के कारण होता है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो सूक्ष्म जीव है ना ये क्या कर रहा है, पर्यावरण का शुद्धिकरण कर रहा है। क्लियर है यहाँ पे।
देखिए, तो क्या होता है, सूक्ष्म जीव द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल देता है, और इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधे द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। अब देखिए, इस तरीके से अगर पेड़ पौधे या कुछ भी जो रहता है, अगर वो सड़ जाता है, जिसको हम लोग अपघटन कहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, वो किस में बदल जाता है, खाद के रूप में बदल जाता है। फिर पता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि जो गोबर होता है, गोबर हम लोग एक गड्ढे में गोबर डालते हैं, उसमें जितना भी आपका सड़ा हुआ चीज़ रहता है सब जाकर उसी में डाल देते हैं, वो किस में बदल जाता है, वो खाद में बदल जाता है। उस खाद को हम लोग किस में देते हैं, आपके पौधे में देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो मिट्टी की जो है वो उर्वरता को बढ़ाता है। इस तरीके से वो पेड़ पौधा जो रहता है, ये उसको क्या कहता है, फिर से उपयोग कर लेता है। ठीक है, तो ये भी किसके कारण होता है, ये आपका सूक्ष्म जीव के कारण होता है। सूक्ष्म जीव जो रहता है उसी पे क्रिया करके वो उसको किस में कन्वर्ट कर, किस में बदल रहा है, तो वो उसको खाद में परिवर्तित कर रहा है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, पर्यावरण का शुद्धिकरण कर रहा है और मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। ठीक है, कैसे बढ़ा रहा है, तो उसको हम जो खाद बना रहा है, खाद को अगर हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो ये एक उर्वरक का काम करता है। और क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो अभी तक हम लोग जितना भी है ना, तो हम लोग ये डिस्कस, यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा बता देते हैं कि डियर, अगर हम लोग प्लास्टिक का कोई भी चीज़ ले, ठीक है, तो प्लास्टिक का चीज़ को वो ना मतलब कि सराहता नहीं है। ठीक है, अगर प्लास्टिक का चीज़ को सराहता नहीं है, ठीक है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, उस पर किसी तरह का जो है अपघटन नहीं होता है। इसलिए जो है प्लास्टिक का चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए जो है सरकार इस पे रोक लगाया है। ठीक है ना, इसलिए सरकार रोक लगाता है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, कभी भी सड़ता नहीं है। ठीक है, और कभी भी वो मिट्टी में मिलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा हमेशा, कभी भी वो सड़ेगा नहीं। क्लियर है ना। इसलिए हम लोगों को पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम जैसे कि अगर आप कागज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ जो रहता है ना वो आपका सड़ जाता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। देखिए, अब है हम लोग हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो अभी इससे पहले जब हम लोग डिस्कस किए थे तो देखे थे ना, जो विषाणु थे जिसको हम लोग वायरस कर रहे थे, ठीक है, और जीवाणु, इससे के कारण बहुत सारे आप लोगों को जैसे कि कुछ कुछ डिजीज़ देखने को मिल रहा था, जैसे कि आपका जो खांसी होता है, जो ये टाइफाइड था। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ बीमारी जो था वो किसके कारण हो रहा था, सूक्ष्म जीव के कारण हो रहा था। तो आज हम लोग यही देखें, तो इसमें हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग यही देखने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव जो है हम लोग के लिए हानिकारक कैसे है। तो जिस इसके कारण जो है बहुत सारी बीमारी होता है। अब जब बीमारी हो रहा तो हानिकारक होगा ही। तो रोग उत्पन्न करने वाला जो सूक्ष्म जीव होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं, या हम लोग रोग को जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, रोगाणु या रोग जनक। आप देखते ही होंगे, जैसे कि अभी हम लोग अपघटन पढ़े थे, ठीक है, कि किस तरीके से सूक्ष्म जीव है किसी को सड़ा देता है, ठीक है ना, और उसको खाद में कन्वर्ट कर दे बदल दे रहा है। उसी तरह जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये भोजन पे, कपड़े पे या चमड़े का जो चीज़ रहता है ना, उसको भी ये क्या करता है, उस पर वो संदूषित कर देता है। ठीक है, यानी उसको भी वो ख़राब कर देता है। तो इस तरीके ये जो है हम लोग के लिए हानिकारक होता है। तो मनुष्य में जो है कुछ सूक्ष्म जीव जो रहता है जो कि रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जैसे कुछ रोग जो होते हैं ना, वो क्या होता है, आपका हवा से, जल से या भोजन से जो होता है एक दूसरे से संक्रमित होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग कोरोना के बारे में ऑलरेडी देख चुके थे कि कितना वो तेज़ी से लोगों को संक्रमित कर रहा था ना। तो ऐसी चीज़ें जो होता है जो कि एक दूसरे से आपका संक्रमित होता है, स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचता है, संक्रमित व्यक्ति से लेकर स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचता है और उसको भी संक्रमित कर देता है। ठीक है, तो वो या तो वायु से होता है, जल से होता है, या तो भोजन के संपर्क में आने से होता है। तो उसको हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं। अब इस रोग में कुछ उदाहरण जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सर्दी जुकाम दिया हुआ है, चिकन पॉक्स दिया हुआ है, या आपका क्षय रोग दिया हुआ है। तो ये जो है ये आपका संचरणीय रोग कहलाता है, जो कि आपका एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। किसके थ्रू कर सकता है, तो वायु के थ्रू, जल के थ्रू, भोजन के थ्रू कर सकता है, के द्वारा कर सकता है। ठीक है, तो डियर इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा वो क्या करता है, एक स्वस्थ व्यक्ति में के अंदर मतलब कि चला जाता है और फिर उसको भी क्या करता है, संक्रमित कर देता है। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को रोग वाहक का कार्य करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना, मच्छर जो रहता है डेंगू मच्छर, अगर किसी ऐसे व्यक्ति पे बैठता है जिसको डेंगू है, तो उसको क्या करेगा ना, उस पे बैठ जाता है, अगर उसका वो ब्लड ले लेता है और किसी स्वस्थ व्यक्ति पे जाके बैठ जाएगा तो और उसको काट देता है, तो उससे क्या होता है ना, उसका जो ब्लड बस ये है, ठीक है, जीवाणु वो उस पर भी चला जाता है और इस तरीके से वो क्या करता है, उसको भी वो क्या कर देगा, संक्रमित कर देता है। तो ऐसे कुछ जंतु या कीट होता है जिस उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कि आपका एक संक्रमित व्यक्ति से सुस्त व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसको हम लोग कहते हैं रोगवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगवाहक कहते हैं।